Hello everybody, welcome to Literary Academia. I'm Amrita and in today's session I'm going to discuss, or you can say we are going to revise few important literary movements. और ideally ये वीडियो बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, but anyhow आप लोग इसको सुन लीजिएगा एक से दो बार तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मूवमेंट क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। तो सिर्फ इसको एक रिवीजन के तौर पे लीजिएगा और दो बार अगर आप सुन लेंगे इस वीडियो को तो एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस में है पॉसिबिलिटी कि पूछे जा सकते हैं तो आप लोग अपने तरफ से इसको एक आंसर प्रॉपर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो पहला हमारा टर्म है वो है मॉडर्निज्म, ठीक है। मॉडर्निज्म एक और चीज है कि वेट अ सेकंड, एडमिट कार्ड आ चुका है, आप लोगों ने अपना सेंटर देख लिया होगा और एक दूसरे का सपोर्ट करिए। ग्रुप में आप लोग बात कर ही रहे हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट करके और जितना हो सकता है एक दूसरे की हेल्प करें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो और जो कि आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस एग्जाम को बढ़िया से दीजिए, ठीक है। चलिए, पहला है जो हमारा मूवमेंट है वो है मॉडर्निज्म। आप लोगों ने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, आज भी इसको एक मतलब इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन: मॉडर्निज्म वाज अ लिटरेरी मूवमेंट दैट इमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन की टाइमिंग क्या है? 1914 टू 1918, ठीक है। ये है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की डेट। तो मॉडर्निज्म क्या है? एक लिटरेरी मूवमेंट है। आप लोग ये कीवर्ड पे ध्यान देंगे कि लिटरेचर में ये आया था और हम लोग इस मॉडर्निज्म को लिटरेचर में पढ़ रहे हैं, तो लिटरेरी मूवमेंट था, ठीक है। दैट इमर्ज, जो कि इमर्ज हुआ था, देखा गया था इसको अर्ली 20th सेंचुरी, 1900 के बाद, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन जब 1918 में खत्म होता है तो पूरी दुनिया शॉक में चली जाती है। फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया गया था, ठीक है। और पूरी दुनिया ही, मतलब दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे वो इस वॉर में इन्वॉल्व थे एंड बहुत लोगों की जान गई थी। लोगों को लगा कि कितना फ्यूटाइल है, कितना यूजलेस है वॉर, कि हर किसी की जान जा रही है और जो पावर में है, जो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं, वो तो सेफ है, मरता कौन है? इनोसेंट पीपल, उनको हार्म होता है। तो पूरी मतलब दुनिया में एक अजीब तरह का डिसइल्यूजनमेंट और पेसिमिज्म चला था, ठीक है। लोगों का मोह भंग हो गया था चीजों से। तो वही है 1918 के बाद जो इस तरह का जो एक एनवायरनमेंट बना था, वही है मॉडर्निज्म, ठीक है। राइटर्स फेल्ट दैट, जो राइटर्स थे उस टाइम जो लिख रहे थे, दैट ओल्ड बिलीव्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड सोशल वैल्यूज वर ब्रेकिंग डाउन। राइटर का ये मानना था कि जो भी ओल्ड बिलीव्स थे, जो उनके पुराने बिलीव्स थे, ट्रेडिशंस थे, रिलीजन था, या जो सोशल वैल्यूज है, वो ब्रेक हो रहे थे। जैसे कि कोई एक दूसरे पे बिना वजह अटैक नहीं कर सकता। अगर किसी पे अटैक हुआ है तो आप अटैक जिस पे हुआ है, जिसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ खड़े होइए। ये क्या है? ये सोशल वैल्यूज है। लेकिन हर तरीके के जो सोशल वैल्यूज थे, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये सब कुछ को एकदम मतलब इग्नोर कर दिया गया था एंड जो सुपर पावर कंट्रीज थी वो एकदम से वॉर में उतर गई थी, ठीक है। देयरफॉर they rejected traditional writing styles and experimented with new techniques to express the confusion and fragmentation of modern world. पूरी जो मॉडर्न दुनिया थी उस वक्त की, 1918 के बाद वाली, एक कंफ्यूजन में थी, ठीक है। किसका सपोर्ट करें, किसका नहीं करें, कौन सही है, कौन गलत है। पीपल आर डाइंग, अटैकिंग ईच अदर, ठीक है। एक पावर गेम चल रहा है एंड फ्रेगमेंटेड, और जो लाइफ थी उनकी फ्रेगमेंटेड, टूटी फूटी, ठीक है। हर इंसान अलग कुछ और फील कर रहा है, बाहर कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, इस तरह की लाइफ हो गई थी। इसी स्टेट ऑफ माइंड को, स्टेट ऑफ सोसाइटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो राइटर है, राइटर क्या करता है? राइटर वही लिखता है जो सोसाइटी में हो रहा है। तो जो सोसाइटी में हो रहा था, जो चल रहा था, उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको लगा कि ट्रेडिशनल तरीके से आप उसको ये सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ नए तरीके का चल रहा है मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। इसलिए उन्होंने नए नए स्टाइल्स भी अपनाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड, मैं एक मॉडर्न वर्ल्ड की पर्सन हूं, आप है मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं,
और हम बैठे बैठे रहते हैं और किसी अच्छी चीज को देख के हम कुछ और याद करने लगते हैं, किसी बुरी चीज को देख के हमारा कुछ बुरा अपना एक्सपीरियंस याद आने लगता है। ये क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इसी चीज को लेके डेवलप हुआ कि हम बैठे बैठे रहते हैं और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, हम डिस्प्लेस्ड हैं, हमारा दिमाग कहीं और हम कहीं और हैं, हम डिस्प्लेस्ड हैं, वी आर सच फ्रेगमेंटेड पीपल, हम इस तरह के टूटे फूटे लोग हैं, ठीक है। तो ये इसी चीज को जो रियल है, जो ट्रुथ, उसको दिखाने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंटेड स्टाइल को अपनाना पड़ा था। तो उसमें जैज आता है, उस समय क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आती है, इसी इसी नए तरीके की सोसाइटी को बताने के लिए, ठीक है। मॉडर्निस्ट लिटरेचर, जो उस समय का जो मॉडर्न एज, उस वक्त जो मॉडर्न एज था, उसका जो लिटरेचर था वो क्या था? प्रेजेंट्स अ वर्ल्ड फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो उस वक्त उन लोगों ने दुनिया को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि दुनिया में सिर्फ अनसर्टेनिटी हो, कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लोनलीनेस, पीपल आर अलोन, कोई किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ किसी का ब्रदरहुड सिस्टरहुड का कोई रिलेशनशिप नहीं है, सब अपने अपने कंपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, सब अपने अपने दुख में घिरे पड़े हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, पीपल आर अटैकिंग टू ईच अदर, ठीक है, दे आर रेडी टू किल ईच अदर, एक दूसरे को मार दो, पावर गेम, दे आर जस्ट मैड फॉर एक्वायरिंग पावर। तो उस समय स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, कोई स्पिरिचुअल करेक्ट होने की बात ही नहीं कर रहा है, देयर इज नो स्पिरिचुअल सेंस इन द पीपल, देयर वाज नो स्पिरिचुअल सेंस इन द पीपल। तो पूरा का पूरा स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, रॉन्ग राइट, इसका कोई सेंस ही खत्म है, ठीक है। पीपल वर मैड, दे वर रनिंग आफ्टर पावर, दे वर रनिंग आफ्टर सेक्सुअल डिजायर, ठीक है, इस तरीके की चीजें हो रही थी। आप परफेक्ट एग्जाम्पल है मॉडर्निज्म का द वेस्टलैंड, सिर्फ उसको दिमाग में रखा जाता है। एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, पीपल आर हियर बट दे आर नॉट देयर, कि वो फिजिकली कहीं पे तो रहते थे लेकिन वो कहीं और रहते थे। आप एक एपिसोड याद करिए वेस्टलैंड का, द फायर सर्मन का एपिसोड है, जहां पे टाइपिस्ट गर्ल है और वो एक क्लर्क के साथ वो अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है, एंड दे आर फिजिकली टुगेदर बट शी इज नॉट मेंटली देयर। यही है साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पाए, ठीक है। अगर हम मॉडर्न एज का फीचर्स देखें तो क्या है? फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट। मॉडर्न लाइफ इज शोन एज अ ब्रोकन एंड डिसऑर्डर्ड। जो मॉडर्न लाइफ थी उस वक्त की, बल्कि अभी तो हम पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी वही हाल है। हम वो क्या था? ब्रोकन एंड डिसऑर्डर्ड। पीपल आर सो ब्रोकन, अंदर से सब खाली हैं। आप अपने अगल बगल के लोगों को देखिए, सब के सब अंदर से टूटे फूटे लोग हैं, बट स्टिल दे आर वेयरिंग मास्क। वो एक मास्क पहन के चल रहे हैं, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू बी नॉर्मल, दे आर ट्राइंग टू बी ओके, दे आर ट्राइंग टू बी हैप्पी, बट इन रियलिटी दे आर नॉट, ठीक है। तो मॉडर्न लाइफ जो है ऐसे ही फ्रेगमेंटेड है, ब्रोकन है, डिसऑर्डर्ड है। इवेंट्स, थॉट्स एंड आइडियाज अपीयर डिस्कनेक्टेड। घटना कुछ और हो रही होती है, लोग किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हैं, वो सोच कुछ और रहे हैं, वो फिजिकली कुछ और कर रहे हैं। सोल एंड माइंड, रीजन एंड डिजायर, दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों फ्रेगमेंटेड है, टूटे फूटे हैं, डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। ये कहने का मतलब है, और पहला फीचर मॉडर्न एज का यही है। एलिनेशन, पीपल आर सो एलिनेटेड। आप 10 लोगों के बीच में रह के भी अकेले हैं। व्हाई? क्योंकि जो सोल टू सोल कनेक्शन होता है वो है ही नहीं। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ईच अदर। कैरेक्टर्स ऑफन फील लोनली, आइसोलेटेड एंड कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, ठीक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, थोड़ा जल्दी करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स टर्म्स हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, आप लोग इसको जानते होंगे, मिस डैलोवे जो नॉवेल है उसमें इस टेक्निक का यूज किया गया है। जितने भी मॉडर्न लिटरेचर लिखे गए उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज भर भर के हुआ है। राइटर्स प्रेजेंट द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ कैरेक्टर। वेकिंग ड्रीम, कि कोई एकदम जगा हुआ इंसान है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज में प्रेजेंट है, ठीक है, अभी के टाइम में प्रेजेंट है, लेकिन उसके दिमाग में एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट्स चल रहा है। वो हॉस्टल डेज, वो गरीबी के दिन, वो स्ट्रगल के दिन, किसी ने उसको बुरा भला कहा, पूरा एक एपिसोड उसके दिमाग में चल रहा है। वो कभी कभी प्रेजेंट में आ रहा है, अपने काम एक्टिविटीज कर रहा है, बट स्टिल दैट पर्सन इज फेसिंग दैट कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। पेसिमिज्म एंड लॉस, ऑब्वियस सी बात है कि पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में एक पेसिमिज्म, वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया एकदम पेसिमिस्टिक, निराशावादी हो गई थी। मॉडर्निस्ट राइटर्स शो hopelessness after war and the collapse of moral values. There was no morality,
ठीक है, कोई मोरालिटी नहीं थी, पीपल सो होपलेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर। एक्सपेरिमेंटल स्टाइल, अब नए तरीके की सोसाइटी निकल के आई थी, नए तरीके का थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, नए तरीके का एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था वर्ल्ड वॉर के बाद। और इस तरीके से स्टाइल, उस नए तरीके के समाज को एक्सप्रेस करने के लिए एक अलग अलग स्टाइल एक्सपेरिमेंट की गई थी, ठीक है। जैसे कि ट्रेडिशनल प्लॉट एंड स्ट्रक्चर आर रिजेक्टेड, पहले क्या होता था कि प्रॉपर बिगनिंग, क्लाइमैक्स, एंड ऐसे होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि हम फ्रेगमेंटेड है, कोई कहीं से भी स्टाइल मिड से शुरू हो जा रहा है, ठीक है, एंड से स्टाइल, जैसे कि एंड यहीं पे बता दिया कि एंड कैसे हो रहा है, और बाकी उसके बाद सारी स्टोरी फ्लैशबैक में चल रही है, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशनल प्लॉट और उसके स्ट्रक्चर से जस्ट ऑपोजिट, डिफरेंट। राइटर्स यूज सिंबोलिज्म, मिथ्स एंड कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, एक ही टाइम में बहुत कुछ बताना है, ठीक है, एक ही टाइम में बहुत कुछ हो रहा है, एक ही टाइम में एक पर्सन बहुत कुछ सोच रहा है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स था, इंसान ही कॉम्प्लेक्स हो गया था, उसका थॉट प्रोसेस ही कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो इसलिए वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस यूज किए जाते थे, मिथ्स के माध्यम से, सिंबल के माध्यम से, आप कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा दिखाना चाह रहे थे, ठीक है। राइटर्स अगर देखें इस मूवमेंट के, ये सब आप लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। राइटर्स देखें तो टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, द वेस्टलैंड इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, ठीक है। और इसके अलावा द सेकंड कमिंग, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है किस चीज का, मॉडर्न लिटरेचर का। द चर्च गोइंग फिलिप लार्किंग का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, तो आप ये सारे वर्क डाल सकते हैं, ठीक। मैंने एक एक रखे हैं, और मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बता दिया करूंगी। मॉडर्निज्म रिफ्लेक्ट द क्राइसिस एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन थी उसमें जो मोरल क्राइसिस आई थी, ठीक है, कैसी मोरल क्राइसिस एंड अनसर्टेनिटी, इसको क्या रिफ्लेक्ट किया था, मॉडर्निज्म ने इस चीज को बताया था कि जो मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो मोरल क्राइसिस थी, स्पिरिचुअल क्राइसिस थी और जो अनसर्टेनिटी थी उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था। तो ये रहा आपका मॉडर्न एज। एक चीज और मैं बताऊंगी कि जैसे क्या होता है कि चिंता है ना, कि एक होता है चिंता और एक होता है चिंतन। तो ये लोग क्या करते थे, ये जो मॉडर्न एज था, ये लोग, जैसे मैं इसको कॉमन कन्वर्सेशन वाले लैंग्वेज में बता रही हूँ कि जैसे कोई प्रॉब्लम हमारे पास हुई, हम रोड हो रहे हैं, ठीक है, कि ये समस्या है मॉडर्न एज में, स्पिरिचुअल क्राइसिस हो गई, मोरल क्राइसिस हो गई, पीपल आर सो होपलेस, दे आर सो सेल्फिश, एंगेज्ड इन फिजिकल डिजायर, लस्ट एंड मटेरियलिस्टिक प्लेजर, ये सब तो है। बट मॉडर्न एज ये कहता है कि सारी प्रॉब्लम्स आर देयर बट स्टिल देयर इज अ होप। मॉडर्न एज लास्ट में होप की बात करता है, शांति शांति शांति। आपको याद है टी.एस. एलियट कहते हैं कि सब सारी प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ हो चुका है मॉडर्न एज में, बट स्टिल देयर इज अ होप ऑफ रीजेनरेशन, देयर इज अ होप ऑफ स्पिरिचुअल रीजेनरेशन, ठीक है। तो होप, मॉडर्न एज जो है वो एक ऑप्शन छोड़ता है होप के लिए, ठीक है, रीजेनरेशन के लिए, वो हैप्पी एंडिंग के लिए, ठीक। ये मॉडर्न एज की खासियत है। इसके जस्ट ऑपोजिट होगा पोस्ट मॉडर्न एज में। एक इंसान है, उसके पास समस्या है और वो कह रहा है कि मेरे पास ये समस्या है बट स्टिल मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा। पोस्ट मॉडर्न एज में वही इंसान हंस रहा है, कह रहा है कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, प्रॉब्लम में ही मजा है, सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो मजे लीजिए, इसको एंजॉय करिए। तो ये चेंज था बस। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो कंटिन्यूएशन था किस चीज का, मॉडर्निज्म का, उसी का रिएक्शन नहीं था, जस्ट ऑपोजिट नहीं है कि कोई एक चीज हो रही है उसी का कंटिन्यूएशन है, थोड़ा सा और वो रिफाइंड और क्लाइमेक्स में पहुंच जाएगा, थोड़ा और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म, आप पहली लाइन भी लिख सकते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मॉडर्निज्म, ठीक है, कि वो कंटिन्यूएशन है किस चीज का, मॉडर्निज्म का। तो पोस्ट मॉडर्निज्म डेवलप्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड की टाइमिंग क्या है, ये सब याद रखा कीजिए, 1939 टू 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग है। तो जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ एज अ रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्निज्म। तो ये मॉडर्निज्म के अगेंस्ट में रिएक्शन उतना नहीं था, ये कंटिन्यूएशन इसको बोलेंगे, ठीक है, कि कंटिन्यूएशन भी था। It rejects the idea that there is one universal truth,
ठीक है। तो कुछ मामलों में ये क्या करता है, ये रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म के कुछ बिलीफ को, ये रिजेक्ट करता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ। मॉडर्निज्म कहता है कि कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और अभी हमारे पास खो चुका है तो हम उसको ढूंढ के लेके आएंगे, ठीक है, या उसको ढूंढना हमारा काम है, सच को ढूंढना हमारा काम है। एंड देयर इज अ फिक्स्ड मीनिंग, कि कोई एक फिक्स्ड मीनिंग है। फिक्स्ड मीनिंग का मतलब होता है कि कोई एक सच, जो रियल सच है ना, कि एकदम सच्ची कहानी, कोई सच्ची बात, तो ये उस चीज को रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्न राइटर्स, ये जो पोस्ट मॉडर्न राइटर्स थे, बिलीव, उनका मानना था दैट रियलिटी इज अनसर्टेन एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सनल इंटरप्रिटेशन। ये कहते हैं कि जो रियलिटी है, जिस सच की बात आप कर रहे हैं, कोई भी सच, कोई भी सच, वो क्या है, वो अनसर्टेन है, वो सर्टेन है ही नहीं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सनल इंटरप्रिटेशन, कि सब कुछ आपके अपने इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। अभी किसी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर ने बोला था, कुछ वहां पे इशू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि योर 6 कुड बी माई 9 एंड माई 9 कुड बी योर 6, कि आपका इंटरप्रिटेशन मेरे लिए गलत हो सकता है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन, और हो सकता है कि मेरा इंटरप्रिटेशन आपके लिए गलत हो, बट सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, अपनी अपनी सोच है, एंड दे आर हैप्पी, ठीक है, मतलब कि दे आर ट्रू, नॉट हैप्पी, दे आर ट्रू। ये कहने का मतलब था, मतलब कि सब्जेक्टिव ट्रुथ, सब्जेक्टिव ट्रुथ, ठीक है, सब्जेक्टिव ट्रुथ। लेट मी चेक कि ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ओके। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, जो पोस्ट मॉडर्न एज में जो लिटरेचर लिखा गया, ऑफन मिक्सेस सीरियसनेस विद ह्यूमर एंड ब्रेक्स ट्रेडिशनल बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड पॉपुलर कल्चर, ठीक है। तो ये तो कल्चर का पार्ट हो गया, मैंने यहाँ पर रख दिया है। आप लोग ये समझें कि जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है ना, वो मिक्स करता है किस चीज को, सीरियसनेस को विद ह्यूमर। ये लोग अपने ना सीरियस मैटर पे हंसते हैं। मॉडर्न एज में सीरियस बातों पे कंटेम्पलेशन होता था, विचार होता था कि अच्छा ये कोई सीरियस मुद्दा है, इसका सोल्यूशन क्या है। पोस्ट मॉडर्न एज में वो उसी सीरियस मैटर पे हंसते हैं, दे सेलिब्रेट, दे एडजस्ट, ठीक है। और एक यहाँ पे लो कल्चर एंड हाई कल्चर, इसको आप इग्नोर करेंगे, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, हम कल्चर में नहीं जाएंगे, ठीक है। फीचर अगर देखें पोस्ट मॉडर्न एज का, फीचर क्या है, पहला है आयरनी एंड प्लेफुलनेस। प्लेफुलनेस आप लोग किसी गेम के प्ले से मतलब मत समझिएगा इसका। मल्टीपल मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग, प्लेफुलनेस ऑफ मीनिंग से मतलब है, ठीक है, प्लेफुलनेस ऑफ मीनिंग मतलब मल्टीपल मीनिंग। आयरनी, सीरियस सब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड ह्यूमरसली और आयरोनिकली, कि जो भी मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न एज का जो लिटरेचर है, उसमें जो सीरियस सब्जेक्ट्स है, उनको बड़ा ही ह्यूमरसली ट्रीट किया जाता है, मतलब उनको ह्यूमर, आयरनी, सटायर के वे में एंड आयरोनिकली यूज किया जाता है, मतलब कि सटायर और आयरनी का यूज करते हुए सीरियस सब्जेक्ट को मॉक किया जाता है, ठीक है। अगेन फ्रेगमेंटेशन इज देयर, स्टोरीज आर ऑफन इनकम्प्लीट और नॉन लीनियर। स्टोरी ऐसे ऐसे सीधे नहीं चलती है, एक कहानी हुआ फिर एक कहानी फिर एक कहानी, लीनियर वे में नहीं चलती है, ठीक है। हो सकता है कि एंड सबसे पहले हो और बाकी स्टोरी फ्लैशबैक में चले, तो इसको नॉन लीनियर बोलते हैं। स्टोरी इनकम्प्लीट जिसको कहते हैं ओपन एंडिंग, ओपन एंडिंग, लास्ट में कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, ये रीडर पे, रीडर पे, ऑडियंस पे छोड़ दिया गया कि आप क्या उस कहानी से, उस एंडिंग से आपको क्या सीख मिलती है। जैसे कि बहुत सारी मूवीज बनती हैं कि लास्ट में वो जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, वो पूरी स्टोरी कंप्लीट ही नहीं करता है, वो आप पे छोड़ दिया जाता है कि आप क्या समझते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। बहुत सारी मूवीज है, जैसे पीकू ले लीजिए, लंच बॉक्स ले लीजिए, ये सारी स्टोरीज इनकम्प्लीट हैं, ओपन एंडेड इसको बोला जाता है, ओपन एंडेड, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ स्टाइल्स, डिफरेंट जॉनरास, कल्चर, राइटिंग स्टाइल्स आर मिक्स्ड टुगेदर, मतलब जैसे कि कहीं प्रोजेइक है, कहीं वो वर्ड्स में लिखा जा रहा है, ठीक, कहीं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज कर दिया गया है, इस तरीके का स्टाइल मिक्स कर दिया जाता है। रिजेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, कि कोई एक ट्रूथ है, कोई एक मीनिंग है, इस बात को रिजेक्ट करता है पोस्ट मॉडर्निज्म। ट्रूथ इज शोन एज रिलेटिव रादर देन फिक्स्ड, फिक्स्ड कुछ भी नहीं है, रिलेटिव है, यानी कि मेरे से रिलेटेड ट्रूथ डिफरेंट होगा, आपसे रिलेटेड ट्रूथ डिफरेंट होगा। ओपन एंडिंग्स, अभी जो मैंने बताया, पोस्ट मॉडर्न टेक्स्ट ऑफन अवॉइड क्लियर कंक्लूजन्स, कि कोई क्लियर कंक्लूजन्स नहीं मिलता, ओपन एंडेड होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। राइटर्स अगर देखें तो सैमुअल बेकेट और थॉमस पिंचन, एग्जाम्पल वेटिंग फॉर गोडो,
बहुत सारे इसमें वर्क आ सकते हैं, बर्थडे पार्टी भी आ सकता है, एंड देन एक और वर्क है, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ये दो आप लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पोस्ट मॉडर्निज्म क्वेश्चंस सर्टेनिटी, ऑर्डर एंड फिक्स्ड मीनिंग। कुल मिला के फिक्स्ड मीनिंग का मतलब है कि कोई एक सच, कोई एक ट्रुथ, कोई एक मीनिंग, किसी आप कहेंगे कि इस लाइन का यही मीनिंग है, या इस पोएम में राइटर ये कहना चाहता है, ये हुआ फिक्स्ड मीनिंग। लेकिन कैसे आप कह सकते हैं कि इस पोएम में राइटर ये कहना चाहता है? राइटर ने आपको बताया नहीं है, ये आप अपने नॉलेज के बेस पे उस पोएम को इंटरप्रेट करते हैं, उस नॉवेल या ड्रामा को इंटरप्रेट करते हैं। क्या पता किसी और आपसे ज्यादा नॉलेजेबल इंसान उसको किसी और तरीके से इंटरप्रेट करे। राइटर ने तो आपको नहीं बताया कि देखो इस वर्ड का ये मीनिंग है, ठीक है। तो ये इसी फिक्स्ड मीनिंग को क्वेश्चन करते थे और कहते थे कि कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होती है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, देयर इज नो ऑर्डर, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी चीजें इसी में आ जाएंगी, ठीक है। नाउ द थर्ड टर्म, इंप्रेशनिज्म। इंप्रेशनिज्म क्या है? डेफिनेशन इंप्रेशन से आता है, ठीक है। इंप्रेशनिज्म फोकसेस ऑन पर्सनल इंप्रेशंस। पर्सनल इंप्रेशंस क्या है? आपका, मेरा इंप्रेशन, ठीक है, फीलिंग्स and sensory experiences instead of giving an exact description of reality। कि कोई भी बात, ट्रुथ, रियलिटी समाज में, अब आप कहेंगे रियलिटी क्या है? जो कुछ आपके सामने हो रहा है उसको जैसा का तैसा बोल देना रियलिटी है, या जो कुछ भी हो रहा है वो रियलिटी है। अगर आपकी आंखों के सामने हो रहा है या आपके सामने हो रहा है, दैट इज रियलिटी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि पर्सनल इंप्रेशंस, कि आपका अपना विचार, आपकी अपनी फीलिंग, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, आपको फील कैसा होता है, अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है, इंस्टेड इसके बजाय गिविंग एन एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ रियलिटी, कि सामने सब कुछ कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्टिव हो के बताने के बजाय जब आप अपना अपना सब्जेक्टिव बताने लगते हैं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। तो वो होता है इंप्रेशनिज्म, कि बाहर जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्सटर्नल बाहर की जो दुनिया है उसका इंप्रेशन आप पे कैसा पड़ा, आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है। कोई कंसर्ट, किसी कंसर्ट में आप जाते हैं और वो अच्छा था बुरा था ऑब्जेक्टिव होके ना सोचिए, आपने बताया कि आपको कैसा लगा, दैट इज इंप्रेशनिज्म, कि बाहर की रियलिटी का इंप्रेशन आपके ऊपर कैसा पड़ रहा है। द मूवमेंट ट्राइज टू कैप्चर अ टेम्पररी मूड। ये मूवमेंट जो है वो कैप्चर करता है टेम्पररी मूड, एक क्षणिक, मोमेंटरी, एफिमेरल मूड आपका, और मोमेंट इट अपीयर्स टू द माइंड, उस वक्त में आपके दिमाग को कैसा लगा, ये नहीं कि वो कैसा था, आपको कैसा लगा। हो सकता है कि वही चीज किसी दूसरे को अच्छी लगे और आपको अच्छी ना लगे। एक ही नोटबुक हम जाते हैं खरीदने और वो नोटबुक का कवर देख के हमें लगता है हमें नहीं लेना है, कोई दूसरा ले लेता है, आपको लगा कि वो अच्छा नहीं है। ये इंप्रेशनिज्म इसी की स्टडी करता है। वो आप उस मोमेंट में, उस मूड में वो आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसा नहीं कि वो अच्छा था नहीं, ठीक है, वो किसी और, वो अच्छा था तभी वो किसी को पसंद आया। द इम्फेसिस इज नॉट ऑन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। इम्फेसिस इस पे नहीं होता ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, मतलब बिना बायस्ड हुए, बिना बायस्ड हुए सच को बताना, इस पे इम्फेसिस नहीं होता इंप्रेशनिज्म का, बट ऑन हाउ थिंग्स आर इमोशनली एक्सपीरियंस्ड, बल्कि वो जो बाहरी की जो चीजें, एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, वो इमोशनली आप कैसे उसको एक्सपीरियंस करते हैं, आपको लगता कैसा है, ठीक है। आप किसी की क्लास में बैठे हैं, सपोज कि मेरी ही कोई वीडियो है और आप बिना बायस्ड हुए आपने कहा कि वो क्लास अच्छी थी, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हुआ। अगर सच में आप पैरामीटर्स देखें कि ठीक है, एक्सप्लेन अच्छे से टॉपिक हो गया, आवाज अच्छी है, सब कुछ ठीक है, ये अनबायस्ड, मैं एक बात बता रही हूँ, ऑपोजिट भी हो सकता है। तो आपने कहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक था, कुछ कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी आपको कुछ जमा नहीं, ठीक है, नहीं जमता भाई, तो आपको जमा नहीं, वो क्या था, वो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस था। आपने कहा कि नहीं अच्छा नहीं था, तो यानी कि आपने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं बताया, अनबायस्ड ट्रूथ नहीं बताया, आपने अपना इमोशनल एक्सपीरियंस बताया। इसमें आप बायस्ड भी हो सकते हैं, आप समझ रहे हैं। एक्सटर्नल वर्ल्ड का, जो बाहर की जो दुनिया है, उसका इंप्रेशन आपको कैसा लगा, आप पर कैसा पड़ा, ये आप अपना सच बता रहे हैं। दुनिया अच्छी भी हो सकती है बट स्टिल आपको अच्छी नहीं लग रही है। कोई घटना बाहर जो हो रही है वो अच्छी है बट आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या है, बाहर की दुनिया का इंप्रेशन आप पे कैसा पड़ रहा है। आई होप दैट आई क्लियर दिस, ओके। फीचर्स देखते हैं। फोकस ऑन मूड एंड एटमॉस्फेयर।
ऑब्वियस सी बात है कि ये जो मूवमेंट है इंप्रेशनिज्म, ये जो स्टडी है वो किस चीज पे फोकस करता है? मूड और एटमॉस्फेयर पर। राइटर्स डिस्क्राइब इमोशंस, सेंसेशंस रादर देन फैक्ट्स। फैक्ट्स पे नहीं बल्कि इमोशन और सेंसेशन को डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव होते हैं। इन्हीं पे इंप्रेशन पड़ता है एक्सटर्नल वर्ल्ड का। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, वही बात है, समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हम और आप का अपना एक्सपीरियंस, हमारे और आप पर बाहरी की दुनिया का किसी भी चीज का इंप्रेशन कैसा पड़ रहा है, तो वो इमोशनल ही होगा। रियलिटी इज शोन थ्रू पर्सनल परसेप्शन। मुझे रियलिटी अभी कैसी लग रही है, आज की पॉलिटिक्स मुझे कैसी लग रही है, कैसी है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव वे में चलूं, मैं बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या चल रहा है, जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो कैसा चल रहा है। अगर मैं बिना बायस्ड हुए बताऊं तो मेरा इंटरप्रिटेशन कुछ और होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं कि मेरा मानना ऐसा है, वो आपका मेरा मानना क्या है, वही आपका मेरा मानना एक्सटर्नल वर्ल्ड का इंप्रेशन आप पे पड़ता है। लाइट एंड कलर इमेजरी, जब हम वो चीज को पेंटिंग में देखें, इंप्रेशनिज्म सिर्फ लिटरेचर में नहीं होगा, वो पेंटिंग में भी आएगा, वो सभी विजुअल आर्ट्स में भी था, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शंस ऑफन क्रिएट विजुअल एंड इमोशनल इंप्रेशंस। तो ये आपको कलरफुल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यूज करके आप इस चीज को बताना चाह रहे हैं। किस चीज को? ये जो सेंसेसरी एक्सपीरियंसेस हैं उसको। टेम्पररी मोमेंट्स, इंप्रेशनिज्म कैप्चर्स फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस। फ्लीटिंग मतलब एफिमरल, क्षणिक, मोमेंटरी, जो तुरंत गायब हो जाते हैं। तो इंप्रेशनिज्म वो जो मोमेंट है फॉर अ सेकेंड, कि उस मोमेंट को, उस एक्सपीरियंस को कैप्चर करता है। एंड चेंजिंग इमोशन, ऐसे इमोशन जो अभी तो है अभी बदल जाएंगे, ऐसे चीजों को कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर हम राइटर्स देखें तो वो है क्लॉड मोनेट, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट राइटर्स आप डाल देंगे। मुझे लगता है कि शॉर्ट आंसर के लिए आपके ये फैक्ट्स इतने इनफ हैं। इंप्रेशनिज्म प्रेजेंट्स हाउ रियलिटी फील्स रादर देन हाउ इट एग्जैक्टली इज। इंप्रेशनिज्म इस चीज को प्रेजेंट करता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो कैसा है, इससे मैटर नहीं है वो क्या है, नहीं है, वो कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है। इंप्रेशनिज्म, आज की पॉलिटिक्स आपको कैसी लग रही है, कैसी है इससे में कोई मतलब नहीं है, वो हमें लग कैसी रही है। कुछ लोगों की आज की पॉलिटिक्स अच्छी लग रही है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उन्हें सब कुछ अच्छा लग रहा है कि हमारा देश आगे जा रहा है, हम विदेशों में अपना लोहा गड़वा रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है, पैट्रियोटिज्म एट इट्स पीक। कुछ को ऐसा फील हो रहा है, कुछ को जस्ट इसके ऑपोजिट फील हो रहा है। यही है इंप्रेशनिज्म, ठीक है। जब इसकी स्टडी करते हैं आप तो वो होता है इंप्रेशनिज्म। आप बाहरी दुनिया के इंप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, आई सब मतलब होता है स्टडी। नेक्स्ट, एक्सप्रेशनिज्म। अब ध्यान देंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि इंप्रेशन आप पर पड़ता है किसी का, एक्सप्रेशन आपके अंदर से निकलता है। दोनों का अंतर यहीं पे समझ लीजिए, वर्ड से ही मीनिंग निकल रहा है, इंप्रेशन आप पे पड़ता है। हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। किसी पर किसी चीज का प्रभाव पड़ना वो होता है इंप्रेशन, यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, इंप्रेशनिज्म। एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस हम अंदर से जब कुछ करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ निकलता है, ठीक है, वो है एक्सप्रेशनिज्म। तो जब आपके एक्सप्रेशन की स्टडी हो तो उसको कहेंगे एक्सप्रेशनिज्म। Expressionism is a movement. Wait a second. Expressionism is a movement that presents intense inner emotions and psychological experiences rather than external reality. Just opposite. Impressionism में हम external reality का impression अपने emotions, mood पे उसका प्रभाव देख रहे थे। अब ये रिवर्स हो गया केस। एक्सप्रेशनिज्म में क्या है कि एक ऐसा मूवमेंट है जो कि प्रेजेंट करता है या स्टडी करता है इंटेंस इनर इमोशन, आपके अंदर के इमोशन को। ये पूरा गेम अब आपके अंदर हो गया, मतलब कि बाहर से अब अंदर का हो चुका है। एंड साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, आप अंदर अंदर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ठीक है, रादर देन एक्सटर्नल रियलिटी। बाहर की रियलिटी से कोई मतलब नहीं, अंदर की रियलिटी क्या है, क्या फील कर रहे हैं आप, ठीक है। राइटर्स डिस्टॉर्ट रियलिटी टू एक्सप्रेस फियर। और राइटर्स क्या करते हैं, इसी आपके अंदर के विचार को, आपके अंदर के रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, तोड़ते हैं, टू एक्सप्रेस फियर, एंजाइटी, लोनलीनेस एंड मेंटल सफरिंग। यही तो होता है हमारे अंदर। जो ये सारे मूवमेंट्स मॉडर्न एज के हैं, तो मॉडर्न एज में इंसान कैसा था, डरा हुआ है,
एंजाइटी, फुल ऑफ एंजाइटी की दवा खा रहा है, वो साइकेट्रिस्ट से मिल रहा है, लोनलीनेस फील कर रहा है, बगल के पड़ोसी को नहीं जानता है, मेंटल सफरिंग से गुजर रहा है, ठीक है। इन सब चीज को दिखाने के लिए एक्सप्रेशनिज्म आया, अंदर के केओस को दिखाने के लिए, अंदर के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को दिखाने के लिए एक्सप्रेशनिज्म आया, ठीक है। या एक्सप्रेशनिज्म इस चीजों को डिस्टॉर्ट करके मतलब बड़े भद्दे तरीके से दिखाता है, डरावने तरीके से। द आउटर वर्ल्ड इज शोन अकॉर्डिंग टू द इमोशनल कंडीशन ऑफ द कैरेक्टर। जो बाहरी दुनिया है, जैसा हम अंदर फील कर रहे हैं, जैसा हमारा इमोशनल कंडीशन है ना कैरेक्टर का, यू आर कैरेक्टर, आई एम कैरेक्टर, ठीक है, हम दोनों कैरेक्टर हैं, और हम जैसा इमोशनली फील कर रहे हैं वैसी ही दुनिया हमें दिखने लगती है, ठीक है। तो वही एक्सप्रेशनिज्म है। द आउटर वर्ल्ड को दिखाया जाता है कैसा, जैसा कि हम अंदर से फील करें, जैसा कि कैरेक्टर वो इमोशनली कंडीशन जो है वैसी ही उसको दुनिया दिखती है, ठीक है। फीचर्स अगर देखें तो इमोशनल इंटेंसिटी, यहाँ पे अंदर के इमोशन पे बहुत फोकस किया जाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज फियर, एंगर, डिस्पेयर आर एम्फसाइज्ड, इस चीज को दिखाया जाता है। डिस्टॉर्टेड रियलिटी इज एग्जैजरेटेड और डिफॉर्म्ड टू रिफ्लेक्ट मेंटल टेंशन। मेंटल टेंशन को दिखाने के लिए पेंटिंग्स या लिटरेचर बहुत क्लाइमेक्स एग्जैजरेटेड लैंग्वेज में लिखी जाती थी। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। फोकस इज ऑन इनर सफरिंग एंड कंफ्यूजन, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो है ही। डार्क एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर, चाहे पेंटिंग हो चाहे लिटरेचर हो, सब चीज में अगर वो पेंटिंग है तो कलर डार्क यूज किए जाएंगे, ठीक है, ग्लूमी यूज किए जाएंगे, सिचुएशन बनाया जाएगा। लिटरेचर में वर्ड्स के माध्यम से डार्क एंड ग्लूमी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, ठीक, क्योंकि वैसा ही हमारा इमोशनल स्टेट होता है। एक्सप्रेशनिस्ट वर्क्स ऑफन क्रिएट फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड हॉरर, तो इस तरह के थीम्स को क्रिएट किया जाता है, फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी को या हॉरर को, फियर को, मेंटल डिसबैलेंस को, ठीक। राइटर है फ्रांज काफ्का, ठीक है। देन है एक और एग्जाम्पल है इसका, द मेटामॉर्फोसिस, बहुत अच्छा वर्क है, बहुत कम, मतलब 100 पेज से भी कम का है, आप इसको कभी मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा। मेटामॉर्फोसिस, एक्सप्रेशनिज्म एक्सप्रेसेस द इनर वर्ल्ड ऑफ द माइंड रादर देन द आउटर रियलिटी, बाहर की रियलिटी नहीं, इनर वर्ल्ड ऑफ द माइंड, आपके अंदर की जो रियलिटी, आपके अंदर की जो दुनिया वो कैसी है, आप सुलझे हुए हैं, पागल होने के कगार पे हैं, ठीक है, चयन आयोग को ध्वस्त करने के कगार पे हैं, इस तरह का जो मेंटल कंडीशन है वो सब दिखाने की कोशिश करता है एक्सप्रेशनिज्म। यहीं से ध्यान दीजिए कि एक्सप्रेशन आपके अंदर से निकल रहा है, तो अंदर से क्या निकल रहा है, स्टेट ऑफ माइंड निकल रहा है, और इंप्रेशनिज्म बाहर की दुनिया आपको कैसी लग रही है। अगेन नेक्स्ट जो हमारा मूवमेंट है वो है सरियलिज्म। हम कभी कभी कहते हैं कि हम गए थे लद्दाख, बड़ा सरियल एक्सपीरियंस था, या किसी भी चीज को आप देखे होंगे, कोई रियलिटी शो होता है तो जजेस कहते हैं कि इट वाज सरियल, ठीक है। सरियल का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जिसपे विश्वास न हो सके, आप जिसपे ट्रस्ट ना कर सकते, मतलब इतना अमेजिंग, ठीक है, या ऐसा वो अमेजिंग हो सकता है, या कुछ ऐसा जिसपे आप ट्रस्ट न कर सकते, वो आपकी इमेजिनेशन के बाहर की चीज हो, ठीक है, वो वहीं से उसी सरियल वर्ड से निकला है, ठीक है। Surrealism is a movement that explores dreams, fantasy, imagination and the unconscious mind. ये जो ड्रीम्स हैं, फैंटेसी है, इमेजिनेशन, ये होते कहाँ होते हैं, ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। हमारे जितने भी डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, फैंटेसी मतलब डिजायर्स, और इमेजिनेशन, ये सब कुछ कहाँ होते हैं, आपको कहीं दिखते हैं? दिखते नहीं है, ये सब हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, यानी कि दे आर देयर, वो है हमारे दिमाग में, हमें याद नहीं रहता, ठीक। इसी चीज को, इसी ड्रीम्स को, फैंटेसी को, इमेजिनेशन को एक्सप्लोर जिस वर्क में किया जाता है, या इसी को एक्सप्लोर करके जो स्टडी हुई, उस एक मूवमेंट चला, उसको हमने कहा सरियलिज्म, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रायड साइकोलॉजी, ठीक है। फ्रायड एक थे, सिगमंड फ्रायड, बड़े ही कमाल के व्यक्ति थे, कभी मौका मिले तो हम पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िएगा, कहीं और से भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रायड बहुत बड़े, क्या बोलेंगे इनको, साइकाट्रिस्ट थे, सर्जन थे, मेडिकल फील्ड के थे बेसिकली ये। एंड इनकी फिलॉसफी थी साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसी से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था सरियलिज्म। Surrealist writers believe that hidden desires and dreams reveal deeper truth.
इनका कहना था, जो सरियलिस्ट राइटर्स थे उनका कहना था कि जो हिडन डिजायर्स हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे डिजायर्स हैं जो अनएथिकल है, और जो हमारी ड्रीम्स हैं वो अनएथिकल हैं, वो हमारे डीपर ट्रुथ को बताते हैं। जैसे कि इसको आप ऐसे समझिए, पता नहीं आप लोगों ने फ्रायड पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल थियरीज दिया है, वो जब आप लोग नेट वेट की तैयारी करेंगे तो उस वक्त उसमें पढ़ाया जाता है। तो फ्रायड की एक फिलॉसफी ये थी कि ह्यूमन नेचर जिस हिसाब से वर्क करता है, हमारे जो कुछ सेक्सुअल डिजायर्स ऐसे होते हैं जो अनएथिकल है, वो आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहां पे आप हर कुछ नहीं शेयर कर सकते। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे डिजायर्स आते हैं, बेसिकली इनका सेक्सुअल डिजायर्स से ही पे ही इनकी पूरी फिलॉसफी थी। तो आप उसको अपने डिजायर्स को सप्रेस करते रहते हैं, दबाते रहते हैं कि नहीं नहीं ये गलत है, नहीं ये गलत है। फिर वही, लेकिन अगर आपके डिजायर सप्रेस होते रहे तो आप डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटी के हो जाएंगे। उन डिजायर्स का निकलना जरूरी है। मेडिकल टर्म में ये इसी तरीके से ये ट्रीट करते थे अपने पेशेंट को। तो ये फिर उनके डिजायर्स, उनसे बात करते थे, वो क्या सप्रेस करते हैं ये जानने की कोशिश करते थे उनके अनकॉन्शियस माइंड को। तो ये कहते हैं कि जो आप सपने देखते हैं, ठीक है, जो ड्रीम्स आप देखते हैं, वो ड्रीम्स क्या होते हैं? दे आर द रोड ऑफ हिडन डिजायर्स। वो रास्ते हैं जिसपे आपके हिडन डिजायर्स रिवील होते हैं। अगर सपने ना देखें, अगर आपके हिडन डिजायर्स आपके सपने में आपको पता भी नहीं चलता आप क्या क्या उल्टे सीधे सपने देखते हैं, वो रिलीज होता है आपका हिडन सप्रेस्ड डिजायर। अगर आप सपने ना देखें तो आपकी पर्सनालिटी डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, आप एबनॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। ऐसा फ्रायड का मानना था। इनकी थियरी है, कभी आप पढ़िएगा। तो इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर सरियलिस्ट जो राइटर्स थे उनका मानना था कि जो हिडन डिजायर्स है या जो ड्रीम्स हैं वो आपकी डीपर पर्सनालिटी को दिखाते हैं, डीपर ट्रूथ को दिखाते हैं, सॉरी, कि आप रियल में क्या हैं ये आपके सपने बताएंगे। वो नहीं जो आप और हम प्रेजेंट करते हैं। ये तो हम अपने ईगो को इस्तेमाल करते थे। ईगो वो नहीं कि तुम नहीं बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे वो ईगो नहीं है। फ्रायड ने इड ईगो दिया था, इड ईगो सुपर ईगो। ठीक है, सुपर ईगो। इड कहता है कि मुझे अभी आइसक्रीम चाहिए तो अभी चाहिए। ठीक है, ईगो कहता है, सुपर ईगो कहता है कि नहीं नहीं आइसक्रीम खाना एकदम सही नहीं है। ठीक है, ईगो कहता है, बैलेंस करता है दोनों के बीच में। ईगो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी ठंडी है, ठंडी में आइसक्रीम नहीं खाएंगे, थोड़ी गर्मी आने दो तो हम गर्मी में आइसक्रीम खाएंगे। तो इसने बैलेंस किया। सुपर ईगो आइडियलिस्टिक होता है और इड क्या होता है? वो प्लेजर बेस्ड हो, उसको प्लेजर अभी चाहिए तो अभी चाहिए। खैर वो हम उधर नहीं जाएंगे। तो ये जो टर्म थे, ये फिलॉसफी फ्रायड ने दी थी और इसी में ये ड्रीम्स की बात करते हैं और ये कहते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं, जो आप सपने में जो कुछ भी देखते हैं वो रियलिटी होता है, वो आपके सप्रेस्ड डिजायर्स होते हैं। ठीक है, इट कंबाइंस रियलिटी एंड ड्रीम लाइक एंड इरेशनल इमेजेस। ठीक है, ड्रीम लाइक चीजों को रियलिटी में, रियलिटी को ड्रीम लाइक चीजों से कंबाइन करते हैं सरियलिज्म में। ठीक है, फीचर्स ड्रीम लाइक इमेजरी, स्ट्रेंज एंड अनरियल इमेजेस आर यूज्ड। कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रेंज अनरियल इमेजेस जो कि प्रैक्टिकल ही नहीं है, ऐसी चीजें यूज होती हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू हिडन थॉट्स एंड डिजायर्स, की जो डिजायर्स, जो थॉट्स हिडन है, सप्रेस्ड है, दबा दिए गए हैं, उन पे बात नहीं होती है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, फैंटेसी एंड इरेशनैलिटी, मतलब डिजायर्स, लॉजिक एंड रीजन आर रिजेक्टेड, कि कोई लॉजिक कोई रीजन फॉलो नहीं होता है, सब कुछ इरेशनल, नो लॉजिक। ठीक है, फ्री इमेजिनेशन, राइटर्स अलाउ इमेजिनेशन टू मूव फ्रीली विदाउट रिस्ट्रिक्शन। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन, फैंटेसी, डिजायर्स, ये लोग कहते हैं कि यही डीपर ट्रुथ को रिवील करते हैं। सच्चाई यही पता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में सच्चाई है, न कि बाहर सच्चाई है। आप जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, आप वो रियल में नहीं है। आप जो रियल में है, आपने उसको बहुत किसी कोने में दबा के रखा है। ठीक है, वो आपके ड्रीम्स में पता चलता है कि आपकी रियल पर्सनालिटी क्या है। राइटर्स जो इस मूवमेंट से जुड़े थे वो थे एंड्रे ब्रेटन, और भी राइटर्स हो सकते हैं। ठीक है, सरियलिज्म ट्राइज टू गेट बियॉन्ड ऑर्डिनरी रियलिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। वो सपनों की दुनिया में आपके अनकॉन्शियस माइंड को खंगालना चाहता है। तभी मान लीजिए कि राइटर सो गया, ठीक है, और वो सपने देख रहा है। अब उस सपने को राइटर ने बता दिया कि इस कैरेक्टर ने ये सपना देखा। अब रीडर इंटरप्रेट करते रहे वो इंसान कैसा है, वो क्या सोच रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है वो है रियलिज्म।
Realism is a literary movement that presents life truthfully and objectively. Realism मतलब reality से है कि realism एक ऐसा literary movement है जो life को वैसे present करता है जैसे कि वो है, objectively, unbiased तरीके से. Realist writers focuses on ordinary people, social condition and everyday experiences without romanticizing them. किसी भी चीज को रोमांटिसाइज किए बिना, ठीक है, वो ऑर्डिनरी पीपल जो सामान्य लोग हैं, सोशल कंडीशन कैसी चल रही है, एवरीडे एक्सपीरियंसेस कैसे, वो उसको बता देते हैं. ठीक है, तो ये रियलिज्म है. जैसे कि आप ये जो डेली की जो जिंदगी है हमारी बहुत अच्छी नहीं होती है. आप महीने 2 महीने 6 महीने में आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं या महीने में एक बार चले जाते हैं अगर आपके पास बहुत पैसा है तो, या 6 महीने में आप कहीं घूमने चले जाते हैं. तो आप एक दिन को देख के, जिस दिन आप गए हैं घूमने कहीं, और लाइफ को रोमांटिसाइज कर दीजिए कि लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है. नहीं है. डेली लाइफ जैसी है वैसी बताना है. अगर आप वैसी बताने लगेंगे तो लाइफ बहुत बोरिंग है. ठीक है, तो इस तरीके से ये है रियलिज्म. लाइफ जैसी है वैसे ही बताइए, अनबायस्ड होकर बता रहे हैं, अनबायस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सटर्नल रियलिटी. ठीक है, द एम इज टू शो सोसाइटी एज इट रियली इज. एम था रियलिज्म का कि सोसाइटी जैसी है वैसी ही राइटर्स अपने वर्क में उसको बताते थे अनबायस्ड तरीके से. फीचर है एवरीडे लाइफ, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी सिचुएशन आर पोर्ट्रेट. तो जो भी रियलिस्टिक नॉवेल है या रियलिस्टिक ड्रामा है, रियलिस्टिक पोएम है, उसमें जैसे लोग हैं, जैसी सिचुएशन है, उसको वैसे के वैसे प्रेजेंट कर दिया जाता है. सोशल रियलिटी, ऑब्वियस सी बात है कि रियलिस्ट राइटर्स डिस्कस पॉवर्टी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल प्रॉब्लम्स. जैसे कि आप गाल्सवर्दी के नॉवेल्स उठा लीजिए, उनके प्लेज उठा लीजिए, क्या है उसमें, पॉवर्टी है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट है और सोशल प्रॉब्लम्स है. आप चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स पढ़िए, उसमें यही सब. तो वो क्या है, सोशल रियलिटी दिखाई जाती है. डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, प्लेसेस, कैरेक्टर्स, इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड रियलिस्टिकली. ठीक है. ऑब्जेक्टिव अप्रोच, राइटर अपना उसमें कुछ भी ऐड नहीं करता, वो जैसा देखता है वैसा लिख देता है. राइटर्स अवॉइड फैंटेसी एंड एग्जेजरेशन. कोई फैंटेसी नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई एग्जेजरेशन, बढ़ा चढ़ा के कुछ भी नहीं लिखा जाता. सब कुछ जैसे का तैसा उठा के रख दिया जाता है. ठीक है. राइटर्स जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज इलियट, ठीक है, ये लोग इस तरह के रियलिस्टिक नॉवेल्स लिखते थे. एग्जाम्पल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन. ठीक है. रियलिज्म प्रेजेंट्स ट्रूथ ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ. तो आप ये इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि जो रियलिज्म है वो प्रेजेंट करता है सोसाइटी के ट्रूथ को और ह्यूमन लाइफ को. ठीक. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज कोलोनियलिज्म एंड लिटरेचर. तो ये तो हमारा मूवमेंट है कोलोनियलिज्म, और मैंने इसको लिटरेचर ऐसे ये लिखा है कि कोलोनियलिज्म का इफेक्ट क्या पड़ा था लिटरेचर पे. ठीक. Colonialism refers to the political and cultural domination of one country over another. किसी भी एक कंट्री का डोमिनेशन यानी कि रूल किसी दूसरे कंट्री पर, और कैसा डोमिनेशन, पॉलिटिकल और कल्चरल. पॉलिटिक्स में भी, यानी पावर पॉलिटिक्स, कि वहां के पॉलिटिक्स को भी वो डोमिनेट कर रहा है, पर कल्चरल डोमिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. वहां के कल्चर को भी वो डोमिनेट कर रहा है. वो जहां भी गया, अगर मान लीजिए कि 2 लोग हैं, इंडिया और ब्रिटिशर्स को ले लें हम, इंडियन और ब्रिटिशर्स को, तो इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले वो पॉलिटिक्स में घुसते हैं, धीरे धीरे यहाँ के राजा महाराजा को हराने लगे और मतलब कि पावर गेन करने लगे. तो पहले पॉलिटिकल डोमिनेशन किया एंड देन कल्चरल डोमिनेशन. फिर बताने लगे कि अरे तुम तो काले हो, है ना, तुम तो नीचे बैठ के खाना खाते हो, ये तो बड़ा गलत है, तुमको तो ऊपर बैठ के खाना चाहिए, तुम तो बड़े अनसिविलाइज्ड हो भाई, तुम नीचे बैठ के कौन खाना खाता है, ऊपर टेबल पे बैठ के खाओ, हाथ से कौन खाना खाता है, हाथ से तो खाने वाले अनसिविलाइज्ड कहलाते हैं. तो ये तो हमारा कल्चर है ना कि नीचे बैठ के खाना और पत्तल में खाना. पहले तो हम लोग ऐसे खाते थे. मतलब जो भी है, जो हमारा कल्चर था, उस हमारे कल्चर को इंफीरियर बता के अपने कल्चर को इम्पोज कर देना, इस तरीके से कहते हैं डोमिनेशन. पॉलिटिकल एंड कल्चरल डोमिनेशन जब भी कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे करती है तो उसको कहते हैं कोलोनियलिज्म. उसकी स्टडी को कहते हैं कोलोनियलिज्म. वो कॉलोनी बनाते हैं. ठीक है. कोलोनियल लिटरेचर, अब जो कोलोनियल टाइम पीरियड में जो लिटरेचर लिखे जाते हैं, ऑफन सपोर्ट्स इंपीरियल आइडियाज. ध्यान देंगे, कोलोनियल लिटरेचर में जो राइटर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इंपीरियल आइडियाज को, यानी कॉलोनी बनाना फेयर है, कहीं और जाके रूल करना फेयर है कोलोनियलिज्म में. ठीक है. एंड प्रेजेंट्स
colonized people as inferior and uncivilized। और ये colonial literature में, ये तो colonial literature लिखेगा कौन? जो dominate करेगा, यानी ब्रिटिशर्स, वही तो सपोर्ट करेंगे। हमारे यहाँ हम जब हम डोमिनेट हो रहे हैं, हम सप्रेस हो रहे हैं, तो हम क्यों लिखेंगे ऐसा? ठीक है, तो colonialism जो डोमिनेट कर रहा होता है वो लिटरेचर लिखता है और वो सपोर्ट करता है इंपीरियल आइडियाज को। इंपीरियल मतलब कहीं जाके कल्चरली रूल करना, ऐसे आइडियाज को सपोर्ट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं कोलोनाइज्ड पीपल इंफीरियर, और जिसको कोलोनाइज किए होते हैं, जिस पर रूल कर रहे होते हैं, उसको इंफीरियर एंड अनसिविलाइज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सच लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एटीट्यूड एंड आइडियोलॉजी ऑफ द कोलोनाइजिंग पावर। और ये जो लिटरेचर है ना, कोलोनियलिज्म का जो लिटरेचर है, कोलोनियल लिटरेचर जो है, वो रिफ्लेक्ट करता है या सपोर्ट करता है किस चीज को? ऐसी आइडियोलॉजी को जो कि कोलोनाइजिंग पावर को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये कोलोनियलिज्म है या कोलोनियल लिटरेचर है। पोस्ट कोलोनियल इसके जस्ट ऑपोजिट होगा, वो इसको कट करेगा, ये इसके अगेंस्ट में लिखेगा। फीचर कोलोनियल लिटरेचर का देखें तो इंपीरियल सुपीरियोरिटी, कि दे फील कि दे आर सुपीरियर इन एवरी मैटर। कोलोनाइजर्स आर शोन एज सिविलाइज्ड एंड पावरफुल। जो कोलोनाइजर्स हैं, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं या जो भी दूसरे पे आके रूल कर रहा है, उनको दिखाया जाता है कि वो सिविलाइज्ड हैं और वो पावरफुल हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव्स, कोलोनाइज्ड पीपल आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड, और जिनको वो कोलोनाइज करते हैं, जिन पे वो रूल कर रहे होते हैं, उनको दिखाते हैं कि दे आर अनसिविलाइज्ड। ठीक है, दे आर अनएजुकेटेड, दे आर बार्बरिक। ठीक, कल्चरल डोमिनेशन होता है कॉलोनियल लिटरेचर में, कॉलोनियलिज्म में। वेस्टर्न कल्चर इज प्रेजेंटेड एज सुपीरियर, क्योंकि वेस्टर्न ही करता था, कॉलोनाइज करता था, तो वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर प्रेजेंट किया जाता था। पॉलिटिकल कंट्रोल, लिटरेचर सपोर्ट्स इंपीरियल एक्सपेंशन एंड अथॉरिटी। जो कॉलोनियल लिटरेचर है ना, वो सपोर्ट करता है इस इंपीरियल एक्सपेंशन को। उसका मानना है कि अगर कंट्री के पास पावर है, अगर वो अपने आप, अगर वो सुपीरियर है, जो कि ये मानते थे अपने आप को सुपीरियर, तो वो सुपीरियर है, इसलिए उसको अधिकार है कि वो अपनी इंपीरियल एक्सपेंशन को बढ़ाए। वो जहां जाए वहां जा सकता है, किसी पर भी रूल कर सकता है। व्हाई? बिकॉज दैट कंट्री, दैट पावर इज सुपीरियर। ठीक है, राइटर्स कौन है? रुडयार्ड किपलिंग, जोसेफ कॉनराड, ये लोग बहुत बड़े सपोर्टर थे कॉलोनियलिज्म के। ठीक है, कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन जस्टिफाइज इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियल रूल। तो इस बार्बरिक एक्ट को, कि कहीं जाके किसी पे रूल करने लगो अपने मतलब के लिए, इस एक्ट को, इंपीरियलिज्म को वो जस्टिफाई करते थे। ठीक है, या कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करते थे। कौन? कॉलोनियल लिटरेचर और कॉलोनियल लिटरेचर के राइटर्स। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इट्स इफेक्ट ऑन पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो कॉलोनियलिज्म हमने देखा, उसके बाद क्या? आप अगर हमें प्रताड़ित करेंगे तो जब मेरा टाइम आएगा तो मैं भी तो आपको गिव बैक करूंगी। ठीक है, ऐसे ही है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म स्टडीज द कल्चरल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म आफ्टर इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स आके हमारे को उन्होंने रूल किया। ठीक है, उसको कहेंगे कॉलोनियलिज्म। ठीक है, फिर हमने इंडिपेंडेंस हमने ले लिया, हमें इंडिपेंडेंस मिला। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे लोग हैं वो लिखना शुरू किए और वो बताना शुरू किए कि जब ब्रिटिशर्स आए थे, जब उन्होंने कॉलोनी बनाई थी, तो जो कल्चरल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ा था हमारे पर जब वो रूल कर रहे थे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा था हमारे पे। यानी कि अब हम अपनी वॉइस को रेज करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस को बताते हैं। जैसे कि शशि थरूर जाते हैं इंग्लैंड में, और मुझे उस प्लेस का नाम नहीं याद आ रहा है, जिस प्लेस पे जाते हैं और कोई हॉल है और कोई मीटिंग है, और वहां पे जाके इंग्लिश में वो बताते हैं कि हाउ ब्रिटिशर्स लूटेड अस, उन्होंने कैसे हमें लूटा। ठीक है, वो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, जहां पे आप अपनी आवाज में बता रहे हैं कि उसका कल्चरल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट इंपीरियलिज्म का क्या पड़ा था आप पे। इट गिव्स वॉइस टू कॉलोनाइज्ड पीपल एंड चैलेंजेस कॉलोनियल आइडियाज एंड स्टीरियोटाइप्स। ये आवाज देता है किसको? कॉलोनाइज्ड पीपल को, हमको, आपको, हमें आवाज देता है। क्या? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। वो कहता है कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। हमारे लीडर्स जाके जब ब्रिटिशर्स इंग्लैंड में बता रहे हैं कि यू लूटेड अस एंड यू टॉर्चर्ड अस, यही है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। ठीक है, एंड वी चैलेंज, और हम चैलेंज करते हैं किस चीज को? कॉलोनियल आइडियाज को, और हम कहते हैं कि एक बार्बरिक एक्ट था, उन्होंने हमें लूटा
एंड स्टीरियोटाइप्स को हम चैलेंज करते हैं। अगर तुम हमें कहते हो कि हम बार्बरिक हैं, वी आर नॉट बार्बरिक, हम इस चीजों को ब्रेक करते हैं। पोस्ट colonial राइटर्स फोकस ऑन आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस, लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। वो फोकस करते हैं आइडेंटिटी पे कि हमारी अपनी आइडेंटिटी है, ठीक है। तुम हमें बार्बरिक कहोगे बट स्टिल वी डोंट एक्सेप्ट दैट आइडेंटिटी, वी हैव आवर ओन आइडेंटिटी एंड वी आर नॉट बार्बरिक, ठीक है। हमारा अपना कल्चर है एंड आवर कल्चर इज सुपीरियर फॉर अस। रेजिस्टेंस, जो तुम कहोगे हम उसको मानेंगे नहीं। लैंग्वेज एंड कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हम तुम्हारे कल्चर को ना एक्सेप्ट करके हम अपने कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे। ये जब आप लिखने लगते हैं वर्क में तो उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड जो लिखता है पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, ठीक है। फीचर देखेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस, वो हमें कुछ और कहते हैं जो कॉलोनाइजर्स हैं और हम अपनी आइडेंटिटी कुछ और स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो कैरेक्टर्स स्ट्रगल बिटवीन नेटिव एंड कॉलोनियल कल्चर, कि हम अपना नेटिव भी बचाने की कोशिश करें लेकिन उसका इफेक्ट कॉलोनियलिज्म का या कॉलोनाइजर्स का इफेक्ट हमारे पे इतना ज्यादा है कि वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ इट। रेजिस्टेंस है, कॉलोनियल लिटरेचर अपोज कॉलोनियल डोमिनेशन, हम अपोज करते हैं कॉलोनियल डोमिनेशन को, वी डोंट सपोर्ट, ठीक है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होना ही है कि हमें साड़ी भी पहननी है और हमें और भी जो वेस्टर्न ड्रेस है हमें वो भी पसंद है, तो ये कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है, ये कल्चर है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेस्टर्न एंड नेटिव ट्रेडिशंस इज हाईलाइटेड। हाइब्रिडिटी, डिफरेंट ये हेडिंग्स हैं, ठीक है। हाइब्रिडिटी, डिफरेंट कल्चर्स मिक्स टुगेदर टू क्रिएट न्यू आइडेंटिटीज, ठीक है। बहुत सारे कल्चर एक साथ मिलते हैं और फिर एक नई आइडेंटिटी बनती है। राइटर्स कौन कौन है? चिनुआ एचबे, डेरेक वॉलकॉट। एग्जाम्पल्स में आ जाएंगे थिंग्स फॉल अपार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर गिव्स इंपॉर्टेंस टू द एक्सपीरियंसेस एंड वॉइस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। ये एक लाइन आप लोग शुरू में ही लिख सकते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है या सिग्निफाई करता है किस चीज को? एक्सपीरियंसेस एंड वॉइस ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल, यानी कि जो जिस पे रूल किया गया होता है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, अफ्रीका के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, अमेरिका भी कॉलोनाइज्ड था। हालांकि अमेरिका अपने उस आइडेंटिटी को ब्रेक करते हुए बहुत आगे निकल चुका है, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो कॉलोनाइज्ड है, वो इतना पावरफुल हो गया, लेकिन वो हमारे ही जैसे कॉलोनाइज था, जैसे कि हम इंडियंस, अफ्रीकन्स, ऑस्ट्रेलियंस, जैसे कि ये लोग कॉलोनाइज थे, अमेरिका भी वैसे ही कॉलोनाइज्ड था, ठीक है। तो हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे वॉइसेस को पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इंपॉर्टेंस देता है, वो बात करता है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हुआ हमारा यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स था वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। आप लोग इसको 1 से 2 बार बस सुन लीजिएगा, नोट्स वोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ भेज दूंगी, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा और आपके मूवमेंट्स शॉर्ट आंसर के लिए इनफ मैटर है, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर करेंगे, पढ़ते रहिए। और वीडियो लंबी हो गई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन इसका मुझे 2 पार्ट नहीं करना था, एक ही पार्ट करना था। इसको पढ़िए, रिवाइज करिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छी नींद लीजिए, टेंशन फ्री रहिए, अच्छा खाना खाइए, इस वक्त कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते आप लोग। और ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल लिटरेरी एकेडेमिया।